प्यारे बच्चों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हिंदी विद दीपशिखा में। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों? तो थंबनेल से आपको पता तो लग ही गया होगा। आज हम करने वाले हैं क्लास 6 संस्कृत की बुक क्या है, दीपिकम, उसका चैप्टर नंबर 1 क्या है वो बच्चों? वयम वर्णमाला पठामः। वयम मीन्स हम सब, वर्णमाला मीन्स वर्णमाला, पठामः पढ़ते हैं, हम सब वर्णमाला पढ़ते हैं। तो चलिए हम सब वर्णमाला पढ़ते हैं। आज से हमारी स्टार्ट होने वाली है संस्कृत की छुक छुक गाड़ी, संस्कृत की ट्रेन। जैसे रेलगाड़ी स्टार्ट होती है ना, पहले हॉर्न देती है ऊ, फिर चलती है छुक 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 छुक। ऐसे ही हमारी ट्रेन कहाँ से चलेगी? वर्णमाला से चलेगी। और वर्णमाला से स्टार्ट होते 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 कहाँ करेगी? आपकी पूरी दीपकम को पढ़ डालेगी, दीपकम के एंड तक पहुंच जाएगी। बस आपको करना क्या है बताइए? आपको मेरे साथ साथ पढ़ना है, याद करना है, संस्कृत को सीखना है, समझना है और अच्छे अच्छे मार्क्स लाने हैं, है ना बच्चों? जब हम किसी भी चीज को सीख सीख कर याद करते हैं ना, समझ जाते हैं, तो हमारे मार्क्स तो स्वतः ही आ जाते हैं। आपको याद है ना 3 इडियट में आमिर खान क्या कहता है कि मार्क्स के पीछे मत भागो, सफल होने के पीछे मत भागो, और किसके पीछे भागो? समझने के लिए। तो चलो समझते हैं। देखिए ये है वयम वर्णमाला पठामः, प्रथम पाठ है। मैंने बता दिया आपको, हम सब वर्णमाला पढ़ते हैं। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, वर्णमाला आप अभी नर्सरी से पढ़ते आ रहे हो ना, हिंदी पढ़ते आ रहे हो, हिंदी में पढ़ रहे थे ना अ आ इ ई छत्रक ज्ञ तक, तो हिंदी की वर्णमाला थी। जैसे हिंदी की वर्णमाला थी ऐसे ही संस्कृत की वर्णमाला है। तो मैं बस आपको समझाती जाऊंगी, आप समझते जाएंगे और आज हो जाएगी संस्कृत की वर्णमाला। आप कहेंगे मैम हम संस्कृत की वर्णमाला अलग से क्यों पढ़े? तो मेरे प्यारे बच्चों, संस्कृत क्या है? संस्कृत एक लैंग्वेज है, एक भाषा है। हर भाषा की अपनी एक वर्णमाला होती है। जैसे हिंदी की वर्णमाला होती है, इंग्लिश में अल्फाबेट्स होते हैं ना, तो ऐसे ही संस्कृत की भी वर्णमाला होती है। ज्यादा चेंज नहीं है, हिंदी जैसी ही वर्णमाला है, लेकिन आपको समझनी तो है, आपको याद करनी तो है। चलिए तो मैं फटाफट से आज आपको याद कराती हूँ। देखिए क्या कहते हैं राइटर, वर्णा द्विविधा भवन्ति स्वरा व्यंजनानि च। कहते हैं वर्ण दो तरह के होते हैं। द्विविधा मतलब बच्चों, द्विविधा होता है दो तरह के। क्या होता है? देखिए मैं इधर लिखती चलूंगी, ठीक है? दो तरह के वर्ण कितने तरह के होते हैं? दो तरह के होते हैं वर्ण। कौन कौन से? स्वरा व्यंजनानि च, स्वर और व्यंजन। तो वर्ण हो गए बच्चों दो तरह के, स्वर और व्यंजन। सेम आपने हिंदी में पढ़ा था ना, स्वर और व्यंजन, ऐसे ही यहाँ पे भी है स्वर और व्यंजन। देखिए स्वराणाम उच्चारणम स्वतंत्र रूपेण भवन्ति। अब अंतर बताएंगे आपको। वर्ण दो तरह के होते हैं ये तो बता दिया, लेकिन फिर दो तरह के क्यों होते हैं, क्या अंतर है? तो बता रहे हैं कि स्वरों को हम स्वतंत्र रूप से बोल सकते हैं। आप कहेंगे नहीं आया हमें तो समझ में। तो मेरे प्यारे बच्चों, स्वतंत्र रूप से बोलना होता है जब हमें किसी की भी जरूरत ना हो। आपकी मम्मी कहती है ना कि इंडिपेंडेंट बनिए, अभी तो आपको नहलाना पड़ता है, कपड़े पहनाने पड़ते हैं, और जब आप खुद से नहाना स्टार्ट कर देंगे, खुद से कपड़े पहनना स्टार्ट कर देंगे, तो आप इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, स्वतंत्र हो जाएंगे। तो आपको नहलाने में, कपड़े पहनाने में किसी की जरूरत होगी क्या? नहीं होगी ना। ऐसे ही स्वरों को उच्चारित करते समय, स्वरों का उच्चारण करते समय इन्हें किसी और की जरूरत नहीं होती, वो तो अपनी ट्रेन खुद लेके चलते हैं। अ आ इ ई देखिए कहीं किसी की भी जरूरत नहीं है ना, बस ऐसे ही। तो देखिए स्वराणाम उच्चारणम स्वतंत्र रूपेण भवति, स्वरों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है। स्वरा द्विविधा सन्ति। अब देखिए पहले तो कहा वर्ण दो तरह के होते हैं, स्वर और व्यंजन। अब कह रहे हैं स्वर भी दो तरह के होते हैं। कौन कौन से?
देखिए समानाक्षराणि और संध्यक्षराणि च। कैसे बना है समान अक्षराणी और संध्यक्षराणी? देखिए कैसे लिखा है, ऐसे लिखा है मेरे प्यारे बच्चों। जब आपको संस्कृत आ जाएगी ना तो आप भी लिख पाएंगे, फिर आपको किसी की जरूरत नहीं होगी। देखिए समान अक्षराणी तो जिसमें क्या है, समान है, और संध्या अक्षराणी देखिए ऐसे लिखा है संध्या, और अक्षराणी तो जो एकदम समान है। आपने ट्विंस देखे हैं कभी? दो तरह के होते हैं ट्विंस, जुड़वा बच्चे। एक तो एकदम डिट्टो कॉपी होते हैं, सेम आंख है, सेम नाक, सेम मुंह, है ना, और लेकिन होते तो दो हैं, अलग अलग होते हैं, लेकिन सेम फेस वाले होते हैं। और कुछ ट्विंस ऐसे होते हैं जिनका सेम फेस नहीं होता, लेकिन एक माँ के बच्चे तो होते हैं ना, वो ऐसे ही स्वर होते हैं बच्चों, समान अक्षराणी और संध्या अक्षराणी। समान अक्षराणी जो समान अक्षरों से बनते हैं, और संध्या अक्षराणी जो संधि के नियमों से बनते हैं। देखिए समान अक्षराणी क्या कह रहे हैं, वर्णमालायाम आदौ ये सामान्यः स्वरा सन्ति ते सामान्य अक्षर स्वरा भवन्ति। जो मैंने आपको बता दिया कि वर्णमाला में जो समान अक्षरों से बनते हैं वह होते हैं समान अक्षराणी स्वर। तो आप कहेंगे कौन कौन से हैं? तो देखिए ये हमने दो भागों में बांट दिए, ह्रस्व और दीर्घ। आप कहेंगे ह्रस्व क्या होता है? ह्रस्व होता है छोटा सा बाबू, और दीर्घ होता है बड़ा भैया, है ना। दीर्घ कौन होता है बच्चों? बड़ा भैया। दीर्घ होता है बड़ा, और ह्रस्व होता है छोटा। तो देखिए अब देखिए ये सेम है ना, ये जुड़वा कैसे है? सेम। ये लेकिन कैसा है? छोटा आ, और ये कैसा है? बड़ा आ। छोटी ई बड़ी ई, छोटा ऊ बड़ा ऊ, छोटी री बड़ी री, और छोटा री और बड़ा री नहीं होता, तो इसको कर देते हैं हम क्रॉस। क्योंकि क्यों कर दिया हमने क्रॉस? बड़ा री नहीं होता। तो ये थे बच्चों समान स्वराक्षराणी। अब आप कहेंगे समान स्वराक्षराणी तो हमें समझ नहीं आए, तो देखिए मैं समझाती हूँ कि ये बड़ा आ कैसे बना। देखिए जब छोटा आ और छोटा आ मिला तो ये बना बड़ा आ, छोटी ई और छोटी ई जब मिली तो ये बनी बड़ी ई, छोटा ऊ और छोटा ऊ जब मिला तो ये बना बड़ा ऊ, छोटा री और छोटा री जब मिला तो ये बना बड़ा री। ऐसे लिखते हैं बड़े री को। तो ये कैसे हो गए बच्चों? ये हो गए समानाक्षराणी, समान अक्षरों से बने हुए। आ गया समझ में? अब मैं आपसे पूछूंगी तो आप बता देंगे ना। चलिए तो अब हम चलते हैं संध्या अक्षराणी की तरफ। मैंने क्या बताया था? संध्या अक्षराणी कैसे बना है बच्चों? देखिए ये बना है ऐसे। देखिए संधि, जब आप बहुत बड़े हो जाएंगे नेक्स्ट ईयर, उससे भी नेक्स्ट ईयर, तब आप बड़े बाबू हो जाएंगे ना, तब क्या होगा? तब आपको संधियां भी आ जाएंगी, तब आप ऐसे मेरी तरह ऐसे लिखने लग जाएंगे। जब ये संधि और अक्षराणी इसी ई को हो जाता है या, तो हम मिला के इसको लिख देते हैं ऐसे संध्या अक्षराणी। तो क्या कह रहे हैं? द्वयो निश्चित स्वरयो संधि द्वारा ये नवीना स्वर वर्णा जायन्ते। कह रहे हैं दो निश्चित स्वरों के मिलने से, क्या कह रहे हैं? दो निश्चित स्वरों की संधि के द्वारा। ऐसे नहीं जब आ और आ मिला था तो बड़ा आ मिला था, है ना, बना था ना, तो ऐसे निश्चित है बच्चों, ऐसे किसी में कोई भी कुछ भी नहीं मिला देंगे हम। तो कह रहे हैं निश्चित स्वर हैं, उनकी संधि से नवीन वर्ण बनते हैं। जैसे देखिए ए, आई, ओ, औ। अब आप कहेंगे हमें कैसे पता चलेगा कि ए कैसे बना, आई कैसे बना, ओ कैसे बना, औ कैसे बना? तो दीपशिखा मैम यहाँ क्यों आई है, मैं बताऊंगी ना आपको। देखिए बच्चों
जब हम आ और ई को मिलाते हैं तो बनता है ए। क्या कहा मैंने? जब हम आ और ई को मिलाएंगे तो बनेगा ए। अब हमारा ए बन गया तो क्या करेंगे? जब ए बन गया तो आ से कहेंगे तुम आ जाओ, ए के साथ मिल जाओ, ए छोटी पड़ रही है, तुम आ के साथ मिलोगी ए, जैसे ही क्या बन जाओगी? बड़ी। तो जब हमने आ के साथ ए को मिलाया तो बन गई बड़ी ए। ऐसे ही हमने क्या किया बच्चों? आ के साथ में मिलाया ऊ को, और आ के साथ ऊ मिलाते ही बन गया ओ। अब ओ बोला, अरे आ, तुमने तो ए के साथ मिलकर बड़ी ए बना दी, ऐसे तुम मेरे साथ भी मिल जाओ तो मैं भी बड़ा हो जाऊंगा। आ बोला ठीक है, मैं तो मिलता ही रहता हूँ, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आ ने क्या किया? आ आया और ओ भैया के साथ मिल गया। ओ भैया के साथ मिलते ही क्या हो गया? बड़ा ओ भैया भी बन गया। तो देखिए अब आपको पता चल गया ए कैसे बना, आई कैसे बना, ओ कैसे बना और औ कैसे बना। पता चल गया? बिल्कुल। अब आप मेरे लड्डू, छोटे छोटे जो प्यारे प्यारे लड्डू है ना, वो समझदार होने लग गए। तो देखो, ए बना आ और ई से, आई बना आ और ए से, ओ बना आ और ऊ से, औ बना आ और अ से। और इनको क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? इनको कहते हैं संध्या अक्षराणी। संधि के नियमों से बनने वाले अक्षर जो निश्चित स्वरों से बने हैं। अरे आपकी बुक में तो यहाँ पे दे भी रखे हैं, देखो सारे दे रखे हैं। आ और ई से बना ए, आ ऊ से बना ओ, आ ए से आए और आ औ से औ। आ गया समझ में? आगे चले तो हमने अभी तक कितने पढ़ लिए? हमने पढ़ा अ, ई, आ, आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ। ये सारे पढ़ लिए हमने बच्चों। चलिए अब आगे चलते हैं। तो आप नोट करते जाना कि हम क्या क्या पढ़ रहे हैं और क्या करते जाएंगे, याद भी करते जाएंगे। अब देखिए, अब आती है बात अनुनासिक स्वरों की। कौन सी आती है बच्चों? अनुनासिक स्वर। अनुनासिक स्वर क्या होते हैं? कह रहे हैं मुखेन सह नासिकाया अपि उच्चारिता स्वरः अनुनासिकः स्वरा भवन्ति। मुखेन सह, मुख के साथ, नासिकाया अपि, नासिका से भी उच्चारित होने वाले स्वर क्या कहलाते हैं? अनुनासिक स्वर। देखिए, आप स्माइली फेस बनाते हैं क्या कभी? स्माइली फेस कैसे बनाते हैं? ऐसे बनाते हैं ना आप? बनाते हैं कि नहीं बताते? बनाते हैं ना? तो क्या करते हैं आप उसमें कि ये तो है आंखें और ये है नाक और ये है मुंह, ऐसे बनाते हैं ना? तो बस अब देखिए, ये जो अनुनासिक स्वर होते हैं ना बच्चों, ये कह रहे हैं कि मुंह के साथ साथ नाक की भी जरूरत पड़ती है इनको, इसीलिए तो बच्चों इनके ऐसे लगाते हैं। ये रही नाक और ये रहा मुंह। जो मुंह और नाक दोनों के साथ बोले जाएंगे वह होते हैं अनुनासिक स्वर। देखिए ये लगाए हैं ना और अब इनका उच्चारण कैसे करेंगे? आ, ई, ऊ, ए, आई, ओ, औ। आया ना? ऐसा लगा जैसे मुर्गा बोल रहा है कुकड़ुक्कू करके, ऐसा लगा ना? तो बस जब भी हम किसी पे क्या बोलते हैं इसको बच्चों? चंद्र बिंदु। जब भी हम किसी पे चंद्र बिंदु लगा देते हैं, और चंद्र बिंदु क्या होता है? देखिए ये रही मेरी नाक और ये रहा मेरा मुंह। जब भी हम किसी के टिप की और ऐसे मुंह बना देंगे तो वह होता है अनुनासिक स्वर, मुंह और नाक के साथ। अब आप कभी जिंदगी में कंफ्यूज तो नहीं होंगे और कभी भूलेंगे तो नहीं? अगर भूल गए तो ये मेरा स्माइली जो फेस है ये कैसा हो जाएगा? देखो ये ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, सैड फेस हो जाएगा।
कभी ऐसे लगा देखा है क्या चंद्र बिंदु को? ऐसे लगा देखा है क्या? नहीं लगता ना कभी भी ऐसे। चंद्र बिंदु कैसे लगता है? ऐसे। पहले आती है नाक। देखो भगवान ने हमारे इसी नाक बनाई ना। सोचो कभी नाक यहाँ पे क्यों नहीं बनाई? यहाँ पे नहीं बना देते, यहाँ नहीं बनाते, कैसा होता फिर? अगर भगवान जी नाक को यहाँ की जगह यहाँ लगा देते तो हम चंद्र बिंदु कैसे लगाते? और आपकी दीपशिखा मैम अपना चश्मा कैसे टिकाती? देखो ये मेरी नोज पे ही तो टिका है ना। बस इसीलिए भगवान जी ने जो भी किया बच्चों सोच समझ के किया। चलो अब आगे चलते हैं। अब ये हो गए बच्चों हमारे स्वरों की कहानी खत्म हो गई। हमने स्वर पढ़ लिए। अब जब स्वर पढ़ लिए फिर क्या होगा स्टार्ट? अब होंगे व्यंजन स्टार्ट। ठीक है, चले तो अपनी ट्रेन को थोड़ी रफ्तार दे, थोड़ा जल्दी 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 दौड़ाएं ट्रेन को। चलो देखो क्या कह रहे हैं, क्या होते हैं व्यंजन। स्वरों में हमने बताया था स्वरों के उच्चारण में उन्हें किसी की सहायता नहीं होती। अब व्यंजन, व्यंजन भैया का तो बर्थ से ही क्या है बच्चों? पैर खराब है, इन्हें तो किसी के सहारे की जरूरत पड़ती है। ये क्या है? इनको लंगड़े कह देते हैं बहुत से लोग, लेकिन लंगड़े को लंगड़ा नहीं कहते ना, गंदी बात होती है। तो हम भी लंगड़ा नहीं कहेंगे, हम इनको क्या कह देंगे? देखो हम इनको क्या कहेंगे? हम इनको कहेंगे हलंत्य वर्ण। क्या कहेंगे बच्चों? हलंत्य वर्ण। इनको अगर आपको ऐसे याद नहीं होता हलंत्य, तो हल वर्ण भी कह लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। किसको कहते हैं हल? व्यंजनों को। तो देखिए क्या कह रहे हैं, व्यंजनानाम उच्चारणे कस्यचित् स्वरस्य सहायताया अपेक्षा अवश्यम भवति। कि व्यंजनों के उच्चारण के लिए किसी न किसी स्वर की आवश्यकता जरूरी होती है, आवश्यकता होती ही है। ऐसा नहीं है कि आ की जरूरत हो या ई की ही जरूरत हो, कोई भी स्वर आ जाए भैया तो उसी के साथ चल देते हैं। अब देखिए भैया का वैसे ही पैर खराब है, व्यंजन भैया का ना। अब व्यंजन भैया का पैर खराब है और व्यंजन भैया अपना एटीट्यूड और दिखाएं कि मैं तेरे साथ नहीं जाऊंगा, किसी और को भेज। ऐसा होता है क्या? जब जिसकी जरूरत होती है ना तो वो तो किसी के भी साथ चल देता है। तो ऐसे ही क्या है? ऐसे ही है मेरे प्यारे बच्चों स्वरों की कहानी। इन्हें तो जरूरत है, जैसे बैसाखी की जरूरत है। तो जो भी आता है कोई सा भी स्वर आ जाए ये भैया उसी के साथ चल देते हैं। तो देखिए अब जैसे देखिए क्या कह रहे हैं, व्यंजना नाम उच्चारणार्थ सर्वत्र अस्वरस्य योजनम भवति। कि इनके साथ हम लगा तो कोई सा भी स्वर देते हैं, अ ई उ ए आई ओ औ अंग री, ठीक है, कोई भी लगा सकते हैं। लेकिन क्या होता है, कैसे हम समझेंगे इसमें कौन सा स्वर है और क्या क्या व्यंजन है? इसके लिए छोटा आ तो हमेशा हमेशा ही लगाते हैं। जैसे देखिए ये हमें ऐसा लिखा मिलता है ना, ऐसा मिलता है का, है ना। तो जब हम इसको व्यंजन को और स्वर को अलग करेंगे तो देखो इसके नीचे ये हमने लगा दिया ना बच्चों, यही है हलंत। क्या बोलते हैं इनको? हलंत। का के नीचे लगाया हलंत और आ। जब मिलता है बच्चों, ये जब बनता है क। जैसे देखो ग कब बना? जब गा के नीचे हमने लगाया हलंत और इसमें मिलाया आ तो बना ग। इसलिए जब भी आपके आगे कोई भी व्यंजन लिखा हो जैसे क ख ग घ, अगर ऐसे लिखा हो तो आप समझ जाना। क्या समझना है मैम? इसमें समझना है कि इसमें अ मिक्स है, कि व्यंजन भैया किसके साथ आए हैं? अस्वर भैया के साथ आए हैं। तो चलो अब ये तो हो गई हमारी बात, फिर क्या करें? अब हम पढ़ लेते हैं। देखो अत्र अस्वर केवलम उच्चारणार्थ योजिता अस्ति। अब ये कह रहे हैं कि इन सब में आ मिला हुआ है ना, ये क्यों मिला हुआ है? क्योंकि ये केवल और केवल उच्चारण के लिए मिला हुआ है बच्चों। अगर इसमें आ नहीं मिलाएंगे तो हम इसको बोलेंगे कैसे, उच्चारित कैसे करेंगे? क्योंकि व्यंजन कभी भी स्वरों के बिना उच्चारित नहीं होते। बोल के देखिए आप, क, पीछे किसका साउंड शुरू हो रहा है? सुनाई दे रहा है ना? क, अ, की,
ई, कू, ऊ, है ना। तो साउंड किसका आ रहा है लास्ट में? हमेशा स्वरों का आ रहा है। अब देखिए, ये कह रहे हैं व्यंजन नाम चत्वार भेदा संति, कि व्यंजनों के 4 भेद होते हैं। अब हम इनका कर रहे हैं क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण कर रहे हैं हम इनका, इनके टाइप्स बता रहे हैं। तो कह रहे हैं देयर आर 4 टाइप्स ऑफ व्यंजन, है ना। तो कौन कौन से होते हैं? पहला होता है बच्चों स्पर्शा वर्गा वर्णा। क्या होता है? स्पर्शा वर्गा वर्णा। इनको हम स्पर्शा भी कह सकते हैं, वर्ग्या भी कह सकते हैं। क्यों कहते हैं वर्ग्या और क्यों कहते हैं स्पर्शा? देखो, ये होते हैं क से लेके मा तक। क ख ग घ ङ, च छ ज झ ञ, ट ठ ड ढ ण, ता थ दा ध न, पा फ ब भ म, यहां तक होते हैं। कौन से? स्पर्श व्यंजन या वर्ग्या। तो बच्चों ये देखो, एक तो क्या होता है, ये वर्ग में होते हैं। 5 का एक वर्ग होता है। एक जना होता है ना, वो 5 जनों को अपने साथ लेके चलता है। आप कहेंगे नहीं आया हमें तो समझ। देखो, मैं तुम सबको इनवाइट कर रही हूँ, मेरे घर एक पार्टी है, ठीक है। अब मुझे आपके फैमिली में से सबको बुलाना है कि सब आ जाओ। तो मैं क्या कहूंगी? मैं कहूंगी, आपको कार्ड भेजूंगी कि जैसे किसी के पापा का नाम राहुल है, तो मैं कहूंगी मिस्टर राहुल, और क्या लिख दूंगी? विद फैमिली। ऐसे लिख दूंगी कि नहीं लिख दूंगी? अब जब मैं ऐसे लिखूंगी मिस्टर राहुल विद फैमिली, तो राहुल जी के घर में 5 मेंबर होंगे तो वो 5 को ले आएंगे, 4 होंगे तो 4 को ले आएंगे, 3 होंगे तो 3 को ले आएंगे, और केवल हस्बैंड वाइफ होंगे, कोई बच्चा ही नहीं होगा तो दोनों हो जाएंगे, अपनी वाइफ को ले आएंगे। सेम यही कहानी होती है बच्चों इनकी। ये है का की फैमिली, ये चा की फैमिली, टा की फैमिली, ता की फैमिली और पा की फैमिली। इन सबकी फैमिली में 5-5 वर्ड होते हैं। देखो, सबकी में 5-5 वर्ड है कि नहीं है? है ना। तो 5 × 5 कर दो। ओहो, आपकी तो मैथ्स भी बहुत अच्छी है, सारे बच्चों ने बोल दिया 25। तो स्पर्श और वर्ग्य व्यंजन कितने होते हैं? 25। ठीक है, पता चल गई आपको 25। वर्ग्य क्यों कहते हैं? पता चल गया, वर्ग पता चल गया ना, क्योंकि ये फैमिली में है, एक ही फैमिली में 5 लोग हैं, तो 25 हो गए। और फिर कहेंगे आप वर्ग्य तो हमें पता चल गया, वर्ग तो पता चल गया, लेकिन स्पर्शा क्यों कहते हैं? स्पर्शा कहते हैं बच्चों इनके उच्चारण स्थान के नाम पर, क्योंकि जब हम इनको प्रोनाउंशिएट करते हैं ना, हम इनका उच्चारण करते हैं, तो ये मुंह में कहीं ना कहीं जो हमारी वायु होती है वो किसी ना किसी हिस्से से टकराती है ना। जब हम क बोलेंगे तो कंठ से आवाज आएगी, कंठ से क ख ग घ ग, है ना। तो का बोलते समय का वर्ग, पूरा का वर्ग बोलता है कंठ से, चा वर्ग बोलता है तालू से। देखिए, बोल के देखिए, च छ ज झ य, पूरा ऊपर टच होती है ना जीभ, तो इनके लिए आता है तालु। टा बोलता है मूर्धा से, ट ठ ड ढ ण, जीभ अंदर जाती है और फिर ढलक के बाहर आती है ना, ऐसे वायु अंदर जाती है और फिर फटाक से बाहर आती है, तो ये होता है मूर्धा से। ता वर्ग होता है दांत से, ता थ द ध न। देखो, हर में क्या हो रहा है, ता का जब आप पूरी फैमिली को बुला रहे हैं तो पूरी फैमिली कैसे आ रही है? दांतों से टकरा टकरा के पूरी फैमिली आ रही है, टंग हमेशा दांत से टकराती है और फैमिली भाग भाग के आ रही है, तो ये बोले जाते हैं दंत से। और पा बोला जाता है होठ से, है ना। देखो, पा फा बा भा मा, दोनों होठ मिल रहे हैं ना, ये होठों को मिला मिला के आती है फैमिली, तो ये होते हैं होठ से। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये थे तो फैमिली में, है ना। 25 ने 5-5 का ग्रुप करके बड़ी सी फैमिली बना ली, लेकिन क्या हुआ, 5 मुख में कहीं से बोले जाते हैं, कहीं 5 कहीं से, 5 कहीं से, 5 कहीं से, तो इनका उच्चारण स्थान अलग अलग है, इसीलिए इनको कहते हैं स्पर्शी, क्योंकि ये मुंह में
हमेशा कोई ना कोई अलग अलग पार्ट को क्या कर रहे हैं, स्पर्श कर रहे हैं। तो आ गई आपको बात समझ में? देखिए, व्यंजना वर्णा स्वकीय उच्चारण स्थानुसारेण पंचसु वर्गेषु विभक्ता भवन्ति। जो मैंने आपको इतना प्यार से समझाया ना, तो चिल्ला चिल्ला के आप कहेंगे मैम कितना चिल्लाती हैं। चिल्लाती हूँ क्या मैं? कमेंट करके बताना मुझे, मैं चिल्लाती हूँ क्या, है ना? ये कह रहे हैं व्यंजन वर्ण अपने अपने उच्चारण स्थान के अनुसार 5 वर्गों में विभाजित हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब व्यंजन हमने शुरू करे थे कि व्यंजन स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, फिर हमने वर्गीय या स्पष्ट व्यंजन पढ़ लिया। अब हम दूसरे पढ़ते हैं अंतस्था वर्णा। क्या पढ़ रहे हैं? अंतस्था वर्णा। देखो क्या है अंतस्था, कलर चेंज कर लूं मैं, सुंदर सुंदर सा ले लेती हूँ। देखो अंतः और स्थ, प्लस लगा देते हैं इनके बीच में, अंदर स्थित रह जाते हैं। अंतः स्थ, अंतः स्थ, अंदर स्थित रह जाते हैं। देखो कहीं उठा पटक नहीं मचाते। ये कौन कौन से होते हैं? 4 होते हैं। यरलव, यरलव बोल के देखिए। कहीं किसी ने जैसे स्पर्शी तोड़ फोड़ मचा रहे थे ना मुंह में, कोई दांतों से टकरा रहा था, कोई होठ के भड़के खा रहा था, कोई कंठ में से बज रहा था, ऐसे ये अंदर ही अंदर से ऐसे फील होते हैं जैसे अंदर ही अटक रहे हैं। यरलव, इसीलिए इनको कहते हैं अंतस्था व्यंजन। क्या कह रहे हैं? देखो अंतस्था वर्णा बहुत्र स्वर वर्णानाम स्थाने जायन्ते। ये कह रहे हैं कि इनको अंतस्था तो कहते ही हैं, इनको अर्ध स्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? देखो अर्ध स्वरा इत्यपि उच्यन्ते, इनको अर्ध स्वर भी कहते हैं। अब आप कहेंगे क्यों कहते हैं अर्ध स्वर? तो मैंने आपको बताया था ना, अ और ई के मिलने से क्या बन रहा था? ए। अ और उ के मिलने से बन रहा था ओ। आ और ए के मिलने से बन रहा था आई। आ और ओ के मिलने से बन रहा था आउ। ऐसे ही क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? देखो ये क्या है? ई रील री उ। किस में पढ़ाए थे मैंने, बताओ? स्वरों में पढ़ाए थे ना। तो ये क्या है बच्चों? ये जो य र ल व बनते हैं ना, ये कहीं ना कहीं स्वरों से ही मिलकर बनते हैं, इसलिए इनको कहते हैं अर्ध स्वर। आप कहेंगे कैसे, समझ नहीं आया? देखो जब ई में आ को मिला देते हैं तो बनता है य। क्या बनता है? य। देखो जब री में आ को मिला देंगे तो बनेगा र। बोलिए मेरे साथ, क्या बनेगा? र। जब री में आ मिला देंगे तो बच्चों बनेगा ल। और जब ऊ में आ को मिला देंगे तो बनेगा वा। और मैंने बताया था यारा क्या है? अंतस्थ। तो देखो ये देखो, ई में आ को मिलाया य, री में आ को मिलाया र, री में आ को बनाया ल, उ में आ को मिलाया व। और ये चारों ही क्या है यार अलावा? यही है अंतस्थ वर्ण। समझ में आ गया? बिल्कुल आ गया। मैं आपसे पूछूंगी जब मैं आपका टेस्ट लूंगी तो आपको अच्छी तरह याद कर लेने हैं। अब बात हो गई बच्चों किसकी हो गई? अंतस्थ की भी हो गई। अब हम करेंगे ऊष्म वर्ण की। ये देखो यहाँ पे उदाहरण दे रखे हैं। ये जब मैं आपको थोड़ा सा आपको संस्कृत ऐसी लगेगी ना, अरे बहुत मजा आ रहा है, तब मैं आपको अच्छी तरह कराऊंगी। जैसे अभी तो मैं कराऊंगी तो आपको समझ नहीं आएगा। यदि और अपि, ये क्या हो गया? यद्यपि, यड़ संधि हो गई। पितृ प्लस आ गया, पित्र आ गया, मिल गया, यड़ संधि हो गई। रि प्लस आकृति, लाकृति। सु प्लस आगतम, स्वागतम। ये सब यड़ संधि के उदाहरण है मेरे प्यारे बच्चों। किसके हैं? यड़ संधि के उदाहरण है ये सब। अब हमने क्या क्या पढ़ लिया? हमने व्यंजनों में पढ़ लिए, क्या पढ़ लिए हमने? स्पर्शी व्यंजन कर लिए हमने, अंतस्थ कर लिया। अब हम करेंगे ऊष्म वर्ण। देखिए ऊष्म वर्ण होते हैं 4, श, स, ह, श, श, स, ह। शलगम वाला सा, षटकोण वाला सा, सड़क वाला सा और हा। इनको क्या कहते हैं? ऊष्म स्पर्शी व्यंजन।
आप कहेंगे क्यों कहते हैं ऊष्म स्पर्शी व्यंजन? देखिए ऊष्म क्या होता है? गरम, है ना, कहते हैं ना गरम को। और स्पर्शी व्यंजन कि जब इनके बोलते समय जीभ है ना, जो हमारी टंग है, वो जहां टच करती है और फिर तो कैसा लगता है जैसे गरम गरम वायु बाहर आ रही है। देखो श स स ह श श स ह श श स ह, तो गरम गरम हवा से निकलती है, इसीलिए इनको कहते हैं बच्चों ऊष्म स्पर्शी व्यंजन। तो ये हो गए हमारे चार। देखो ये भी कह रहे हैं ऊष्माणाम व्यंजन वर्णानाम उच्चारण समय मुखात ऊष्म वायु निस्सरति, कि ऊष्म व्यंजन वर्णों का उच्चारण करते समय गर्म वायु बाहर निकलती है। अब ये हो गए बच्चों हमारे ऊष्म स्पर्शी। अब चौथे आते हैं अयोग वाहो वर्णौ। कौन से? अयोग वाहो, इनको ऐसे लिख देते हैं अयोग वाह वर्ण। क्या होते हैं अयोग वाह वर्ण? दो होते हैं बच्चों, अंग अह। कौन से? बोलिए मेरे साथ, अंग अह। देखिए अयोग वाह विशिष्ट व्यंजन वर्ण अस्ति, इनको हम क्या कहते हैं? विशिष्ट वर्ण कहते हैं। क्यों कहते हैं विशिष्ट व्यंजन वर्ण? बताइए। देखिए सारे व्यंजनों में क से लेके माँ तक में जब हमने स्पर्शी पढ़े, फिर हमने अंतस पढ़े यार अलावा, फिर हमने श श स ह पढ़े, तो इनमें क्या हो रहा था? सभी व्यंजनों में स्वर कहाँ लग रहा था? पीछे लग रहा था ना। जैसे हम देखिए ऐसे कर रहे थे ना, ये क तो भैया बैसाखी लिए थे तो आ ने उठा लिया तो बन गया क, है ना। ऐसे सारे ही हम ऐसे ही पढ़ रहे थे ना, कोई सा भी ले लो तो य, ऐसे श, और फिर इसमें मिलाया तो ऐसे लिख दिया श। तो कोई भी व्यंजन कहाँ लग रहा था? पीछे लग रहा था। लेकिन ये जो अयोगवाह भैया है ना, ये कहते हैं इनका बड़ा एटीट्यूड है। कहते हैं हम जहां से खड़े हो जाते हैं तो लाइन वहीं से शुरू होती है, हम किसी के पीछे नहीं लगते। हमारे क्या होगा? क्या करेंगे? कैसा नहीं हो पीछे से आके धक्का दे हमें, आ के आजा, हम तो क्या करेंगे? पहले बुलाओ स्वर को, हम उसकी पीठ पे टंगेंगे, हम उसके पीछे चलेंगे। तो इनकी मानी। जैसे क्या होता है शादियों में जीजा जी और फूफा जी जो होता है, आप सुनते हो ना, मुंह फुला लेते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, किसी के सर पे टंगे रहते हैं, किसी की पीठ पे टंगे रहते हैं। तो ऐसे ही है ये अयोगवाह भैया। इन्होंने बोला बुलाओ आ को, तो आ आया, ये आ गया। ये बोले हम तो तुम्हारी पीठ पे रहेंगे, पीठ पे। तो ये इनके नहीं, इन्होंने क्या बोला? हम तो तुम्हारे सर पे बैठेंगे। तो आ ने कहा ठीक है जी, बैठ जाओ मेरे सर पे। तो ये बैठ गए सर पे। इनको क्या कहा? अंग। क्या कहा? अंग। और ये जो विसर्ग भैया थे ना, ये बोले हम तो तुम्हारे पीठ पद्दी चलेंगे, पीठ पे टगेंगे, दो बिंदियों के रूप में। तो इनको बोला अह। क्या बोला? अह। तो इनको कहते हैं हम अनुस्वार और इनको कहते हैं विसर्ग। और इनको क्या कहलाते हैं ये दोनों बच्चों? विशिष्ट व्यंजन। क्या कहलाते हैं? विशिष्ट व्यंजन। देखो अंग अह, बोलिए मेरे साथ, अंग अह। आपने देखा है ना, जब अंग का साउंड होता है तो ऊपर एक बिंदी लगती है ना, लगती है ना। जैसे देखो संगम, ऐसे लिखते हैं ना, संगम। देखो अंगम, अंग सुनाई दे रहा है ना, तो ऐसे बिंदी लगा देते हैं। ये क्या है? अनुस्वार। इसमें केवल और केवल देखिए, इसमें क्या है? मुंह की आवश्यकता नहीं है इनका उच्चारण करने के लिए, केवल और केवल नाक चाहिए। संगम, है ना। तो इसलिए ये क्या है? केवल नाक वाली बिंदी लेते हैं। और अनुनासिक में क्या हो रहा था? वो मुंह और नाक दोनों ले रहे थे, और ये क्या लेते हैं? केवल और केवल नाक। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो ये हो गए आपके अयोगवाहो वर्णो। देखिए कह रहे हैं अत्रापि अनुस्वार केवल, ये दे दी बिंदी, तथा विसर्ग केवल ये इत्येव अस्ति। एवमेव अत्रापि पूर्वम योजिता अस्वर केवलम उच्चारणम अस्ति, कि इनमें अ आगे किस लिए है? उच्चारण के लिए। ठीक है बच्चों, आपको समझ आ गए? बिल्कुल समझ आ गए होंगे। अब कह रहे हैं व्यंजनैः सह सर्वेषाम् अपि स्वराणाम संयोजनम भवति, कि व्यंजनों के साथ सभी स्वरों का क्या होता है? संयोजन होता है।
जब सभी स्वरों का संयोजन होता है, आप हिंदी में करते हैं ना, तो उसको 12 खड़ी बोलते हैं। ऐसे ही जब हम संस्कृत में व्यंजनों के साथ सभी स्वरों को मिला देते हैं तो ये कहलाते हैं गुणित अक्षराणी। क्या कहलाते हैं बच्चों? गुणित अक्षराणी। गुणित अक्षराणी, गुणा करते गए ना, ऐसे मान लो, गुणित और क्या, अक्षराणी। इसी को हिंदी में क्या कहते हैं? इसी को हिंदी में कहते हैं 12 खड़ी। अब आप मिलाएंगे इनको, जैसे देखिए इनकी मात्राएं आपको पता है, आ की तो कोई मात्रा नहीं होती। अब फिर आप कहेंगे कि हम पहचानेंगे कैसे? तो देखिए, जब जैसे मैंने बताया था क, अब इसमें हमने आ को मिलाया तो क्या बना? क, मिला ना। अब अगर इसमें कोई आगे पीछे मात्रा नहीं है तो हम समझ जाएंगे इसमें क्या है, छोटा आ। तो छोटे आ की कोई मात्रा नहीं होती, यही इसकी पहचान होती है। बड़े आ की मात्रा होती है बच्चों ऐसे, छोटी ई की मात्रा होती है ऐसे, बड़ी ई की मात्रा होती है ऐसे, छोटे ऊ की ऐसे, बड़े ऊ की ऐसे। पता है ना आपको? और फिर देखिए री की कैसे होती है, ये एक ऐसे। और बड़ी री की कैसे होती है मेरे प्यारे बच्चों? डबल। री की कैसे होती है? देखिए ऐसे री बनाया और इसको हमने कर दिया ऐसे, ए की ऐसे, और आई की 2 मात्रा, ओ की ऐसे डंडा लिया और 1 मात्रा, औ की 2 मात्रा। आई बात समझ में बच्चों? अब देखिए मैं एक लगा के दिखाती हूँ आपको। जैसे देखिए क का तो इन्होंने बनाया, हम खा का बनाते हैं। देखो खा, खा, खी, की, खू और खू। सारी लगा दी ना मैंने। ऐसे ही आगे देखिए, री लगाते हैं, खा में लगाएंगे। देखिए ये लगाया छोटा, ये लगाया बड़ा, ये लगाया री, ये लगाई ए, ये लगाई आई, ये लगाया ओ और ये लगाया आउ। ठीक है बच्चों, लगा दिया ना। अब आप इसकी अपनी बुक में करेंगे प्रैक्टिस। प्रैक्टिस करके मुझे बताएंगे कि आपने कर ली और आपको करके कैसा लगा। ये सारी आपको करनी है बच्चों प्रैक्टिस। ऐसे ही देखिए, जो हमने अंग को लगाया सबके साथ में, कंग, कांग, किंग, किंग, ऐसे ये आपको लगाने। खा, खा, ये हमने विसर्ग लगाए। ठीक है बच्चों, अब इन सबको लगाएंगे आप। और आपको क्लास कैसी लगी? हम दौड़ा दें क्या अपनी ट्रेन को? ऐसे ही बिल्कुल दौड़ाते जाएंगे। कल हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर। आपको वीडियो पसंद आई है तो आप क्या करेंगे बताइए? वीडियो पसंद आई है, दीपशिखा मैम का पढ़ाना आपको पसंद आया है तो आप करेंगे लाइक, और चैनल को क्या करेंगे? सब्सक्राइब। फिर हम दीपकम की ट्रेन को भगाएंगे, अपनी ट्रेन को, और भगाते भगाते पूरी संस्कृत को अच्छी तरह पढ़ डालेंगे। फिर आप हो जाओगे संस्कृत में इंटेलिजेंट। फिर आपकी दीपशिखा मैम जैसे श्लोक बोलती है ना, ऐसे श्लोक बोलेंगे आप। ठीक है, तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जब तक आप क्या देखेंगे? हिंदी विद दीपशिखा। ठीक है प्यारे बच्चों, बाय।